हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। सो फर्स्टली मैं आप सबसे सॉरी कहना चाहूँगा बिकॉज यार इतना दिन बाद मैं वीडियो लेक्चर डाल रहा हूँ ये वाला। एक्चुअली बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। रीज़न बिहाइंड दैट मेरा तबीयत थोड़ा सही नहीं था। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। बट फिर भी आज से लेक्चर फिर से कॉन्टीन्यूस स्टार्ट हो जाएगा बच्चों। तो लेट अस बिगिन। जहाँ से हमने छोड़ा था लेक्चर को वहीं से हम जस्ट शुरुआत करेंगे। एक्सट्रीमली सॉरी अगेन। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे ये बात पहले आप सुन लो। देखो आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम लोग बात करेंगे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स और पैराबोला। और दूसरी बात हम लोग करेंगे पैराबोला के पैरामेट्रिक इक्वेशन के बारे में। और तीसरी बात जो हम लोग करेंगे फोकल कॉर्ड के बारे में। और ये चौथी बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे पैराबोला के रिस्पेक्ट में अगर आपको लाइन का पोजीशन बताना है तो आप कैसे करोगे। तो यार इसके पहले वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बता चुका हूँ कि पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ पैराबोला। ऑलराइट, या तो इसके पहले वाले लेक्चर में, हाँ इसी के पहले वाले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है। क्विज वाला जो सेशन है उसी के अंत में मैंने डिस्कस किया है बच्चों, आप जाकर के उसको खुद आप देख सकते हो। ऑलराइट, तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो इसी के बारे में होगा। मेन जो आपको समझना है वो इसके बारे में समझना पड़ेगा। ये शायद आपके बोर्ड्स में नहीं है बट फिर भी आई विल डिस्कस, ओके, बिकॉज इट इज वेरी नेसेसरी टू डिस्कस। ऑलराइट, सो लेट अस बिगिन आवर लेक्चर। ओके, सो सब लोग तैयार हो जाओ यार। अब बहुत ज़्यादा टाइम भी अब हम लोग पास नहीं है। दिसंबर स्टार्ट हो चुका है, अब हमें अपने पढ़ाई पे पूरा फोकस करना चाहिए। ऑलराइट, ओके, तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था उसमें हमने क्या देखा भाई, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ना। तो आप हेडिंग डालो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ पैराबोला। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ पैराबोला हेडिंग डालो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ पैराबोला। भाई जिसने नहीं पढ़ा पिछला लेक्चर उसको देखना तो पड़ेगा ही, ऐसे ही नहीं हो सकता। ओके, ऑलराइट, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है पहले ये हम लोग समझते हैं। पैरामीटर्स का मतलब हमने सर्कल में भी देख लिया था। पैरामीटर मतलब किसी भी कांस्टेंट के टर्म्स में अगर आप किसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हो, दैट इज द फॉर्म ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ एनीथिंग। ऑलराइट, लेट अस सपोज मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई मेरे पास एक पैराबोला है, वो कुछ इस तरीके का है, इसका फेस उधर है और ये जो मेरा बना दिया वो मैंने डायरेक्ट्रिक्स बना दिया। यहाँ पर हुआ करता था फोकस, ये सुनो याद है, फोकस को मैं डिनोट करता था एस से, जिसका कोऑर्डिनेट a, 0 होता था। ये दूरी भी a होता था, याद है क्या। लेटस रेक्टम वगैरह बहुत कुछ हमने डिस्कस किया था। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। लेकिन जो हमने नॉर्मल इक्वेशन देखा है, पैरामेट्रिक इक्वेशन तो नहीं देखा, हमने नॉर्मल इक्वेशन देखा है ना पैराबोला का, किस टर्म में, एक्स और वाई के टर्म्स में ना। लेकिन अभी जो आपको डिस्कस करना है वो किसी पैरामीटर के टर्म्स में करना है, नॉट एक्स एंड वाई, किसी पैरामीटर के टर्म्स में। तो कैसे करें, हमें इसका जनरल जो एक्स और वाई के टर्म में पता है इक्वेशन, वो क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है ना। लेकिन हमें वाई और एक्स के टर्म में इसका इक्वेशन चाहिए ही नहीं, समझ रहे हो, किसी पैरामीटर के टर्म्स में। तो मैं ये सोच रहा हूं अगर मैं ये बोलूं लेट x इज इक्वल टू अल्फा, तो ऑटोमेटिकली इसकी मदद से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, या फिर मैं यहाँ पर अगर इस तरीके से लिख दूं तो दिस इंप्लॉयज करके मैं क्या लिख सकता हूँ कि y की भैया वैल्यू कितनी हो जाएगी, √4a अल्फा। तो आप इसको कह सकते हो ना कि हाँ ये कोई पैरामीटर अल्फा है जिसके टर्म्स में हमने पैराबोला का इक्वेशन लिख दिया है। ये देखो अगर दोनों को मिला करके कहोगे ना, x की वैल्यू अल्फा, y की वैल्यू दिस, तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, अगर कोऑर्डिनेट लिखना है तो क्या लिखोगे, तो कोऑर्डिनेट लिखना है तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर रूट आ रहा है ना, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हमें यार थोड़ा सा चीजें इजी पढ़ने की आदत है और इजी को चीजों को हम लोग एक्सेप्ट करना थोड़ा सा अच्छा रहता है, मतलब एक्सेप्टेबल होता है, यूज टू हम लोग जल्दी हो जाते हैं उसके। बट ये रूट वगैरह थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। तो मैं ये सोच रहा हूं अगर मैं यहाँ पर x की जगह अल्फा ना पुट करूं, अगर मैं x की जगह अल्फा ना पुट करूं, लेट अस सपोज मेरा मन आ गया, मैंने आपको बोल दिया कि भैया x की वैल्यू अगर मैं 80 स्क्वायर पुट करूं, तो सोच के देखो अगर x की वैल्यू मैंने 80 स्क्वायर पुट कर दिया तो यहां से दिस इंप्लॉयज करके मैं y की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, देखो जरा 80, यही a है, वो ये a तो है ही, और अगर आपने x की जगह एक और 80 अगर डाल दिया 80 स्क्वायर, तो यहाँ पर इंटू और यहाँ 80 स्क्वायर है ना, तो यहाँ 480 स्क्वायर
4a² इंटू टी स्क्वायर आ जाएगा क्या। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका वाई स्क्वायर, और जब स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा ना, तो रूट लगेगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 280। अब देखो जो आ रहा है उसमें रूट रूट का झंझट नहीं है, ये हमें थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है, दैट इज वाई वी, इसलिए हम लोग ये थोड़ा सा कह सकते हैं आप प्रीफर करते हैं, इसको हम थोड़ा प्रायोरिटी देते हैं कि भैया x की वैल्यू मैं 80² अगर डालूंगा तो y की वैल्यू मुझे ये मिलेगी, और अगर ये मिलेगी तो मैं ये याद रख सकता हूँ, मैं इसके जल्दी यूज टू हो सकता हूँ, मैं इसका आदत जल्दी डाल सकता हूँ, मैं इसको जहन में बैठा सकता हूँ। बट अगर रूट वगैरह आएगा सर, ऑलरेडी हमारी जिंदगी में इतना कष्ट है, और कष्ट क्यों डाल रहे हो, क्यों होता है। एनीवेज, बट आई होप सो अभी सब ठीक हो जाएगा। देखो ठीक है, तो यहाँ पर पैरामेट्रिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टी, इसी को आप अगर आप एक साथ मतलब अगर आप कहोगे कि ये क्या है, दिस इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। जिन्होंने मेरा सर्कल का लेक्चर पढ़ा है उनको समझ में आ रहा होगा कि भैया पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है। और अगर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हो तो कुछ नहीं करना है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, x, y, तो x की वैल्यू कितनी है 80² है ना, और y की वैल्यू कितनी है 280 है ना, तो दैट इज सिंपल, यही तो होगा, बात समझे। तो कई लोग के दिमाग में आ रहा है सर हम फॉलो ये वाला करें कि ये वाला, तुम कौन सा फॉलो करना चाहते हो यार, यही करोगे, क्योंकि यार रूट कौन लेना चाहेगा, दैट इज व्हाई हम लोग यही फॉलो करेंगे। ओके, तो नोट कर लो इसे जल्दी, यही आपका पैरामेट्रिक क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और ये आपका क्या है पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट और पैरामेट्रिक इक्वेशन में मान के चलो कि मैंने बता दिया, यस अगर आप इन्हीं दोनों को लिख देते हो एज इट इज तो इसी को आप बोलते हो पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो कहोगे सर पैरा, हमने जो इक्वेशन पैराबोला का पढ़ा है वो तो हमने ये पढ़ा है ना, हम कैसे मान लें कि इन दोनों को अगर हम एक साथ अगर लें, जैसे कि अगर मैं इन दोनों को मैं कैसे मान लूं कि पैरामेट्रिक इक्वेशन है, नहीं मानोगे, अभी देखो मान जाओ, पूछो कैसे, कैसे सर, अगर मैं आपसे ये कहूं बच्चों यहाँ से t की वैल्यू निकालो, तो t की वैल्यू अगर आप निकालने जाओगे तो y/2a आएगा क्या, ये सर लो, मैं आपको बोलूंगा भैया इस इक्वेशन में पुट करो, तो देखो पुट करोगे ना तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इंटू y²/4a² आ जाएगा क्या, यहाँ देखो एक से एक कैंसिल, फाइनली क्या बन गया y² 4ax, यही तो ये भी है ना, मतलब क्या है, मैंने यहाँ से t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया इसमें, तो फाइनली मेरा वही इक्वेशन बन गया ना, यानी कि मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ टी, इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर टी, बात समझी, फील हुआ भाई, मैथ्स को भी फील करते हैं यार, मैथ्स को भी फील करा रहा है ना, करो इसको जल्दी से नोट कर लो बच्चों, इसको अगर नोट नहीं करना हो तो मत करना, बट इसको नोट कर लो कि भैया हम लोग ये भी ले सकते थे बट नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि हमारी जिंदगी में ऑलरेडी इतना दुख है, तो भाई हम रूट लेके और दुख क्यों लाएं, ये लाते हैं ना, इससे थोड़ा सा सुख होगा, आई मीन पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगेगा हमें, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट 80² एंड y की वैल्यू क्या आ जाती है ऑटोमेटिकली 280 आ जाती है। ओके, तो ये तो हो गया आपका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ पैराबोला। और अगर आपसे कोई पूछता है कि मैं कैसे मान लूं कि यही पैरामेट्रिक यही क्या है पैरामेट्रिक इक्वेशन है रूल पैराबोला का, तो भाई तुम वहां से t की वैल्यू निकालना, इसमें पुट करना और बोल देना देखो ये आ गया, ये क्या है, ये पैराबोला का इक्वेशन है, बस हो गया, और कुछ करना है क्या, नहीं ना, बस दैट इज सिंपल, ऑलराइट। ओके, तो अभी तो मैंने बात किया, ये तो तब किया ना जब इसका वर्टेक्स ओरिजिन पर लाई करेगा, मीन 0,0 पर, अगर इसका वर्टेक्स 0,0 पर नहीं है, मैं इरेज कर रहा हूं, लेट अस सपोज मैं आपको ये बोल रहा हूँ भाई, इसमें मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे पैरामेट्रिक इक्वेशन के बारे में, अब हेडिंग आप डाल लो पैरामेट्रिक इक्वेशन। अब अगर आपको ये दे दिया जाए कि भाई वर्टेक्स उसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पर नहीं है, वो कहीं और शिफ्टेड है, हेडिंग डालो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन बोला हूं मैंने, कोऑर्डिनेट नहीं बोला है मैंने, ये बात ध्यान से सुनो। तो मतलब क्या, अगर इसका ओरिजिन यहाँ पर है और पैराबोला मेरा कहाँ पे है, लेट अस सपोज कहीं यहाँ पे है और इसका ये कहीं कुछ है, ये मान लो h, k है, तो इस पैराबोला का इक्वेशन मैंने आपको लिख करके बताया था y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू व्हाट x माइनस h, याद है क्या, किसको इसको याद है एक बार,
आई होप आप सबने याद होगा, याद है, वेरी नाइस। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि यहाँ पर कोई पॉइंट है भाई x1, y1, तो ये इस पैराबोला पर लाई कर रहा है तो सेटिस्फाई भी करेगा। तो मैं अगर ये बोलूं कि x1, y1 इसमें लाई कर रहा है, अगर आप नहीं भी करना चाहते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बात समझे। तो यहाँ पर ये चीज आप गौर करो कि मैं इसको क्या लिखता था। अगर मुझे एज इट इज इसी जैसा इक्वेशन लिखना है तो मुझे इस तरीके से देखने का आदत तो है नहीं। मुझे देखने का आदत क्या है पैराबोला में, मुझे देखने का आदत है कि भैया वाई स्क्वायर 4ax आ जाए, तो है तो भाई बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा और आ गया तो थोड़ा दिक्कत है फील हो रहा है। तो कोई नहीं, इसको एक काम करते कैपिटल वाई ले लो पूरे को, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax को कैपिटल एक्स मान लो। अभी ये चीज क्या इसकी जैसा दिख रहा है, दिख रहा होगा। तो जब मैंने ये लिया था तो इसके लिए मेरे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या आया था, x की वैल्यू आई थी 80 स्क्वायर और y की वैल्यू क्या आई थी 280, याद है क्या, याद होगा। बट मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि इस केस में क्या होगा, मींस इस केस में क्या होगा। तो मैंने पहले उसको उस फॉर्म में चेंज तो कर लिया। अब मुझे क्योंकि पता है x की वैल्यू मुझे 80 स्क्वायर ही पुट करनी होती है और y की वैल्यू मुझे 280 ही पुट करनी होती है, और क्योंकि मैंने x किसको लिखा है, इसी को तो लिखा था x माइनस एच को, तो वो जब h उधर जाएगा तो फाइनली h प्लस 80 स्क्वायर हो जाएगा, क्या बात समझे। और यहाँ पर y की वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो 280 प्लस k हो जाएगा, बात समझे। देख लो भाई, यही तो है ना, और कुछ कह रहा हूं मैं नहीं ना, दैट इज सिंपल ना यार। अगर हमारे पास शिफ्टेड आए चाहे ओरिजिन पर लाई करे, हमें उससे क्या मतलब, हमें उससे क्या मतलब। हमने ये x और y की वैल्यू किस टर्म में लिख दी, t के टर्म में, t के टर्म में लिख दिया ना। इसका मतलब समझ रहे हो यार, ये तुम्हारा इस पैराबोला का इक्वेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर t, जो कि आपको पढ़ना था। क्या मैंने हेडिंग डलवाया इनिशियली कि भाई डाल लो हेडिंग पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला, डाला था कि नहीं हेडिंग, भाई डाला था, नहीं डाला तो अब डाल लो। ओके क्लियर, क्लियर ओके। अब देखो जो टॉपिक आता है वो उसमें थोड़ा सा और आप नोट कर लेना, और क्या मैं नोट कराना चाहता हूँ यहीं पर बता दूं क्या, यही बता देता हूँ, या फिर इसको नोट करो, बता देता हूँ यहीं पे। हो गया, हो गया, ऑलराइट। इरेज करूं, इरेज करते हैं। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा और मैं आपको बताना एक चीज भूल गया, कोई नहीं अभी बता देता हूँ। जस्ट अभी हमने वो चीज पढ़ा भी है, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि हमने जो पैरामेट्रिक इक्वेशन देखा y स्क्वायर 4ax का देखा ना, कि भैया यहाँ पर क्या होगा, पैरामेट्रिक इक्वेशन x इज इक्वल टू आप 80 स्क्वायर रखोगे तो y की वैल्यू 280 आ जाएगी। तो क्या पैराबोला केवल इसी तरह का होता है, नहीं, पैराबोला तो और भी किसी तरीके का होता है। अगर पैराबोला हमारे पास दिया हुआ है मान लो y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, पढ़े हो ना, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे सर, इस केस में क्या करोगे, x की वैल्यू तुम कुछ ऐसा पुट करो जो कि कुछ अच्छा आ जाए। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू माइनस 80 पुट करो तो ये माइनस माइनस मिलकर तो पॉजिटिव हो जाएंगे, एंड देन फिर से 80 स्क्वायर मतलब माइनस 80 स्क्वायर, तो फिर से यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई 280। तो ये हो गया पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ पैराबोला। अगर मेरे पास पैराबोला आ जाए आपका x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो उस केस में आप क्या बोलोगे कि भाई x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 280, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 80 स्क्वायर, यस और नो। ये चीज आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा। आपको दिमाग में क्या है, एक सीख लो, उसके बाद से तो करना ही कुछ नहीं है। 80 स्क्वायर यहाँ y की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू आ जाएगी। और अगर आपको दे दिया कि x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, उस केस में क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी व्हाट, x की क्या वैल्यू हो जाएगी यार 280 ही होगा, और y की वैल्यू व्हाट माइनस 80 स्क्वायर, बात समझे। तो जस्ट मैं यहाँ पर पेयर वाइज कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये इसके साथ वाला है, ओहो क्या हो रहा है, और ये आपका इसके साथ वाला है, और ये आपका इसके साथ आ जाएगा। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है यार, जस्ट हल्का सा मैंने कुछ बताया नहीं है। दिख रहा है नीचे वाला, नीचे वाला दिख रहा है बिल्कुल। तो इसमें कुछ खास था नहीं, जस्ट सिंपल
आप एक याद रखो, एक का कंसेप्ट अगर आपने सीखा है तो ये सब आप जस्ट तुरंत बना सकते हो, रटने की कोई जरूरत है ही नहीं। इनफैक्ट आपके एनसीईआरटी में तक इतना है भी नहीं। तो जस्ट चलते हैं, थोड़ा बड़ा हाई लेवल पढ़ना जरूरी भी है। इनफैक्ट हमारे लिए, हम जिस लेवल पर हैं, हम लोग के पास इतना बुद्धि तो है कि हम लोग इतना कुछ समझ सकते हैं डेफिनेटली। ऑलराइट, तो अभी जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमें फोकल लेंथ के बारे में बच्चों। तो हमने जितना भी बातें करना था उसके बारे में तो हमने कर लिया। अभी हम बात कर लेते हैं थोड़ा फोकल कॉर्ड के बारे में। किसके बारे में? फोकल कॉर्ड। जरूरत पड़ी तो क्वेश्चन हम लोग लगा लेंगे, अदरवाइज अगर टाइम नहीं मिला तो कल के लेक्चर में लगा लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी वाली बात नहीं है। तो हेडिंग डाल लो फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड के बारे में थोड़ा सा बातें कर लेते हैं हम लोग। देखो फोकल कॉर्ड का मतलब क्या है पहले ये समझते हैं। बेसिकली पहले ये समझना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। तो अगर मेरे पास तो भाई ये है और पैराबोला मेरे पास इस तरीके का है, मुझे पता है अगर इसका फोकस यहाँ पर है तो फोकल कॉर्ड का मतलब ही होता है कि एक ऐसा लाइन जो उसके फोकस से पास करे और उनको टच करे, दिस इज द फोकस, दिस इज द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ यही तो है, तो हमें फोकल कॉर्ड वही है। तो पहले हमें अगर कुछ इसके बारे में डिस्कशन करना है, मान लो ये फोकल कॉर्ड है ना, फोकल कॉर्ड का लेंथ बता दो, ये सब चीजें अगर हमें डिस्कस करना है तो थोड़ा सा हमें बेसिकली कुछ चीजें जानना पड़ेगा। आपको इसका इक्वेशन, इसका कोऑर्डिनेट जानना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ पैरामीटर। इसका कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ पैरामीटर। तो मान लो इसके लिए पैरामीटर मैं यूज करता हूँ T1 और इसके लिए पैरामीटर मैं यूज करता हूँ T2। अब मैं आपसे अगर ये पूछूं पैराबोला के केस में जो पैराबोला का पैरामेट्रिक इक्वेशन आता है या फिर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आता है वो क्या होता है T1 के लिए, अगर उसको मैं बोल रहा हूँ भाई पॉइंट P है ये और इसको मैं बोल रहा हूँ पॉइंट Q है ये, तो क्या आप लिख सकते हो भाई पॉइंट P जिसका पैरामीटर T1 है उसका कोऑर्डिनेट आप क्या लिख सकते हो मुझे बताओ? कुछ लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं, a_t1 स्क्वायर 2a_t1 लिख सकते हो क्या? अगर मैं आपसे बोलूं जो पॉइंट Q है उसका T2 पैरामीटर है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? a_t2 स्क्वायर 2a_t2, यही तो होगा। बिल्कुल कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर मैं आपसे इसके लिए पूछूं तो ये a,0 होगा, क्यों? क्योंकि फोकस है। अब बात तो एक्चुअली आती किस चीज की है ये थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली हमें जो करना है वो T1 और T2 में रिलेशन बताना है। T1 और T2 में कोई भी रिलेशन आप बता दो, कोई भी रिलेशन अगर आप बता सकते हो तो आप उसको बता दो। बता पाओगे? बता लोगे? नहीं बता पाओगे? कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है यार। जस्ट क्या करना है इसमें, दिमाग लगाओ, क्या करोगे इसमें? इसमें कुछ करना है ही नहीं। इनफैक्ट आपको तो थोड़ा सा आप जब दिमाग लगाओगे ना तो तुरंत आपका आंसर वगैरह सब आ जाता है इसमें। ऑलराइट, इसमें देखो कोशिश करो कि आप फोकल कॉर्ड का इक्वेशन लिख दो। अगर मैं आपसे ये बोलूं इक्वेशन ऑफ PQ, कैसे लिखोगे? हमें 2 पॉइंट्स पता है ना, हमें ये 2 पॉइंट्स पता है। 2 पॉइंट फॉर्म से क्या मैं PQ का इक्वेशन नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं, तो लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा? y माइनस 2a_t1 मान लो मैंने लिख दिया। 2a_t1 इज इक्वल टू व्हाट? हाँ, दिस माइनस दिस, तो 2a_t2 माइनस 2a_t1 अपॉन a_t2 स्क्वायर माइनस a_t1 स्क्वायर इंटू x माइनस व्हाट a_t1 स्क्वायर। बात समझे? ऑलराइट, अब यहाँ पर बात ये आती है कि ये तो हमारा PQ का इक्वेशन हो गया। अब अगर आप गौर करो PQ पर, क्या जो पॉइंट S है, जो जिसका कोऑर्डिनेट a,0 क्या वो सेटिस्फाई करेगा? क्योंकि लाई कर रहा है, बिल्कुल करेगा। तो ये कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा। अब इसको जब आप पुट करोगे तो इसकी मदद से आएगा क्या? माइनस 2a_t1 और क्या आ जाएगा? और क्या आ जाएगा भाई? 2a_t2। यहाँ से एक काम करो, 2a कॉमन ले लो, यहाँ से a कॉमन ले लो, तो 2a और यहाँ पर आ जाएगा t2 माइनस t1 और यहाँ पर आ जाएगा a और यहाँ पर क्या बन जाएगा? t2 माइनस t1 और यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं? t2 प्लस t1। बात समझे?
और यहाँ पर x की जगह क्या रख रहे हो, a रख रहे हो ना, तो a माइनस ए टी वन स्क्वायर। हाँ, अभी क्या होगा ये देखो, इस a से ये a कैंसिल, t2 माइनस टी वन से t2 माइनस टी वन कैंसिल, बहुत सारी चीजें कैंसिल तो हो जा रही हैं, बट हमारे पास अब जगह नहीं है लिखने को, दैट इज वाई थोड़ा सा हमें दिक्कत होगा, बट कोई नहीं, इसको इरेज करके हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं बच्चों। नोट करो इसे, जल्दी से नोट करो, फिर तो लिखते हैं हम। क्या लिखा हुआ है भाई यहाँ पे देखो, माइनस टू ए टी वन, माइनस टू ए टी वन इज इक्वल टू, उधर क्या बच गया, टू अपॉन टी वन प्लस टी टू बच गया, और ऊपर भी बच गया, ए कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वन माइनस टी वन स्क्वायर आ जाएगा। देख लो भाई, कुछ गड़बड़ नहीं है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं होना चाहिए। चल, अब इसको जस्ट यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ आ जाएगा टू ए टी वन का स्क्वायर माइनस टू ए टी वन इंटू टी टू, और वो क्या हो जाएगा, टू ए माइनस टू ए टी वन स्क्वायर। अब ये देखो, माइनस टू ए टी वन स्क्वायर माइनस टू ए टी वन स्क्वायर, इससे ये गया, और यहाँ से जब बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पर, माइनस टू ए इंटू टी वन इंटू टी टू इज इक्वल टू टू ए, ये टू ए से टू ए कैंसिल, फाइनली जो रिजल्ट आता है टी वन इंटू टी टू इज इक्वल टू व्हाट, माइनस वन। दिस इज द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2। देख लो भाई, कुछ भी गड़बड़ नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल चीजें हमने किया है। हमने क्या किया था भाई, एक पैराबोला बनाया था, उसमें हमने फोकल कॉर्ड एक बनाया था कि नहीं, देखा कि नहीं आपने भाई, यही तो किया था। ये पैराबोला था, ये फोकल कॉर्ड था, ये कोई पॉइंट था s,0 सॉरी a,0, कोई क्या वो फोकस था, और ये कोई पॉइंट P था जिसका पैरामीटर T1 था, ये कोई पॉइंट Q है जिसका पैरामीटर T2 है। ऑलराइट, तो जस्ट मैंने PQ का इक्वेशन लिखा, a,0 उस इक्वेशन में सेटिस्फाई कराया, एंड देन मैंने एक रिलेशन देख लिया T1 और T2 में क्या रिलेशन है। तो इससे मुझे फायदा क्या हुआ ये समझो, अगर आपको इसका पैरामीटर पता रहेगा ना, तो आप इसका भी पैरामीटर निकाल सकते हो, तो ये फायदा होगा। जैसे कि हमारा एक रिलेशन आया था, स्लोप m1 इंटू एम टू इज इक्वल टू -1, ये किसके लिए था, जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो, तो एक लाइन का स्लोप पता होता था, दूसरी लाइन का हम लोग ऑटोमेटिकली स्लोप निकाल लेते थे ना, याद है, बहुत सारा हमने यूजेस भी किया था स्ट्रेट लाइन में, अगर जितने मेरे लेक्चर देखे होंगे। वैसा ही कुछ इसमें भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसमें डेफिनेटली। तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग बात कर लेते हैं भाई फोकल कॉर्ड के लेंथ के बारे में, जो कि और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट करो, दिख रहा है ना, ऑलराइट, ओके, नोट करो भाई, इरेज करूं, ओके। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं भाई फोकल कॉर्ड के लेंथ के बारे में। एक्चुअली फोकल कॉर्ड का लेंथ क्या होता है, इस बारे में थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लेते हैं डेफिनेटली, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऊपर हेडिंग डाल लो, लेंथ ऑफ कॉर्ड, सॉरी लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, हाँ, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। अगर आपको फोकल कॉर्ड का लेंथ निकालने के लिए बोल दिया जाए तो क्या क्या करोगे क्या? बेसिक नॉलेज जो आपके दिमाग में होना चाहिए भाई, ये है हमारे पास हमारा अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम अपना, और ये हमारा कोऑर्डिनेट सॉरी पैराबोला। यहाँ पर हो जाएगा इसका डायरेक्ट्रिक्स, और ये दूरी हमें पता है a होता है, और यहाँ पर अगर इसका कहीं फोकस लाई करता है तो उसका भी कोऑर्डिनेट a,0 होता है। यस और नो, यस और नो, ओके। तो यहाँ पर अगर इसका मैं फोकल लेंथ बना भी देता हूँ, मतलब फोकल कॉर्ड बना भी देता हूँ, और अगर मैं ये बोलूँ कि ये कोई पॉइंट P है जिसका पैरामीटर T है, और ये कोई पॉइंट Q है जिसका पैरामीटर T1 है, तो अगर मैं आपसे ये बोलूँ फोकल कॉर्ड है ना, तो क्या मैं लिख सकता हूँ T इंटू T1 इक्वल टू -1, तो T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/T। तो यानी अब T1 की जगह क्या मैं लिख सकता हूँ, -1/T लिख सकता हूँ ना। तो इसका पैरामीटर मुझे पता चल गया ना कि हाँ -1/T होगा, तो इसको इरेज कर देता हूँ, ये बेसिक नॉलेज रखो, ओके। ऑलराइट, अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अभी मैं आपसे ये कहना चाहूँ, इसका लेंथ आपको निकालना है। लेंथ का मतलब क्या हुआ, PQ, और PQ किस तरीके से बना है, PS प्लस QS, PS प्लस
क्यू एस। अब पी एस क्या है बच्चों, आपने अगर मेरा स्टार्टिंग से लेक्चर देखा है पैराबोला का, तो आपको मैंने बता करके रखा हुआ है कि अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉप देते हो तो ये पी एस का जो लेंथ है वो इसके बराबर होता है। वाई? बिकॉज इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 होती है इन केस ऑफ पैराबोला। तो एक्चुअली अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये क्योंकि ओरिजिन है और यहाँ तक का कोऑर्डिनेट क्या है, ए है ना, बट कोई नहीं, अगर मैं आपसे यहाँ पर कोऑर्डिनेट भी लिखने के लिए बोलूँ तो आप लिख सकते हो। जैसे पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भाई, 80 स्क्वायर एक्स कोऑर्डिनेट, बस एक्स कोऑर्डिनेट, और क्यूब ऑफ जिसका पैरामेट्रिक इक्वेशन कितना है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट -1/t है, तो ये कितना हो जाएगा, a/t² हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। देख लो भाई, हो जाएगा, बात समझे? ओके। तो यहाँ पर मैं आपसे ये बोल रहा हूँ पीएस का जो लेंथ है वो इसके बराबर होता है, तो ये इतना कितना है, ये a प्लस मतलब इतना प्लस इतना, तो मतलब पीएस को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस, ये देखो a प्लस दिस, तो इतनी, ये क्या है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, पॉइंट P जो है उसका x कोऑर्डिनेट ही तो है, यहाँ से जाओ, इस पॉइंट P जो है इसका x कोऑर्डिनेट ही तो है, बात बताओ, इस ओरिजिन से इसका x कोऑर्डिनेट प्लस दिस, तो इतना दूरी तो हमें पता था a है, बट ये दूरी तो हमें नहीं पता ना, ये दूरी पता है क्या, अरे पता है भाई 80 स्क्वायर, देखो जरा, तो यहाँ पर 80 स्क्वायर हो जाएगा प्लस QS मीन्स दिस, तो ये किसके बराबर होता है, अगर यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप देते हो डायरेक्ट्रिक्स पे, तो ये दिस प्लस दिस, तो ये इतना कितना है, a है, तो यहाँ पर फिर से a लिखो प्लस, अब यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या हो जाएगा, अब यहाँ से जस्ट, तो यहाँ से यहाँ तक पता है क्या, हाँ, q का x कोऑर्डिनेट, q का x कोऑर्डिनेट कितना है, a/t², तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस a यहाँ पर कॉमन, t² प्लस 1/t², और भी कुछ हो सकता है क्या, वेट, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, वैसे सब ठीक है ना, सब तो परफेक्ट है, नो प्रॉब्लम, ऑलराइट। देखो भाई अब मैं क्या कह रहा हूँ, इसको अभी आप क्या कर सकते हो बच्चों, डेफिनेटली, हाँ यहाँ देखो ये a है, ये भी a है ना, तो यहाँ से पूरे में से a कॉमन निकालो, a जब आप यहाँ पे कॉमन निकालोगे तो एक्चुअली होता क्या है, t² प्लस 1/t² प्लस 2, दिस सिंपल, इसको क्या लिख सकते हो, a इंटू t प्लस 1/t का होल स्क्वायर लिख सकते हो क्या, यही क्या है आपका PQ, यही क्या है, फोकल कॉर्ड का लेंथ है, बात समझे, a इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर, कितने कितने को समझ में आया, ओके, ऑलराइट। तो यही तो था, और क्या था भाई, फोकल कॉर्ड का लेंथ इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर। अगर आपको केवल एक पॉइंट का पैरामीटर पता है और अगर आप चाहते हो कि इसका फोकल कॉर्ड निकल जाए, तो आप निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ पैरामीटर एंड द वैल्यू ऑफ a, ओके, ऑलराइट, नोट कर लो भाई, नोट कर लो, हो गया, ओके। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं फोकल कॉर्ड का लेंथ, अगर आपको स्लोप के फॉर्म में का मतलब समझ रहे हो, कि अगर आपको एंगल दिया होगा, तो समझो, अभी पहले इसको नोट करो फिर बताता हूं, नोट हो गया, ओके, ऑलराइट, इरेज करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपका जो फोकल कॉर्ड है, अगर वो एक्स एक्सिस से, या फिर आप कह सकते हो पैराबोला का जो एक्सिस है, अगर उससे अल्फा एंगल बनाता है, तो उस केस में एक्चुअली होगा क्या, हमें इस बारे में थोड़ा सा बात हमें करना चाहिए डेफिनेटली। तो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं डायग्राम इसका बनाऊं और मैं यहाँ पर पैराबोला आपका बनाऊं, और ये मेरा क्या है, फोकल कॉर्ड है, यहाँ पर लेट सपोज फोकस है, और मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ये अल्फा एंगल बनाता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो ये पॉइंट P है जिसका पैरामीटर T है, ये पॉइंट Q है जिसका पैरामीटर ऑटोमेटिकली -1/t हो जाएगा, और ये पॉइंट S है जिसका कोऑर्डिनेट a,0 है, ऑलराइट। तो अब मैं क्या करूं, अब मैं आपको ये बोलूं, अगर आप यहाँ पर tan अल्फा निकालो, मीन्स स्लोप निकालो, स्लोप क्या हो जाएगा उस PQ मतलब फोकल कॉर्ड का, बताओ भाई, इसका y कोऑर्डिनेट माइनस इसका y कोऑर्डिनेट अपॉन
इसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इसका एक्स कोऑर्डिनेट, ये तो हमने बेसिक नॉलेज रखा हुआ है ना। तो उसके लिए क्या हो जाएगा 2at माइनस, एक काम करते हैं इसके लिए हम लोग उसका निकाल लेते हैं तो बेहतर रहेगा। इसके लिए क्या हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट बताओ जरा, a/t² हो जाएगा कॉमा माइनस 2a/t हो जाएगा, क्योंकि 2at होता है तो t की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -1/t है ना, हाँ वही होगा। तो इसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2at माइनस ऑफ 2a/t अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा यार, एक्स कोऑर्डिनेट होता है इसका at² माइनस a/t²। तो ये तो हो गया हमारा स्लोप। तो स्लोप की वैल्यू अब मैं यहाँ पे अगर आपसे बोलूँ कि काम करो ऊपर से 2a कॉमन ले लो, तो यहाँ पर कितना बन गया t+1/t बन गया। और यहाँ से अगर आप a कॉमन लेते हो और यहाँ पर एक्चुअली है क्या, इसको क्या लिख सकते हो a² - b² है ना, मतलब a + b × a - b लिख सकते हो, t+1/t × t-1/t डेफिनेटली। इससे ये हो गया कैंसिल और यहाँ a से a कैंसिल, तो दिस इम्प्लॉइज करके यहाँ पर स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई 2/t-1/t। और ये स्लोप क्या है tan अल्फा है क्या, तो अगर मैं इसको ये लिखूं स्लोप को, एक काम करो tan अल्फा ही लिखो और ज़्यादा हॉच पॉच करने की जरूरत नहीं है, tan अल्फा यहाँ पे भी लिख देता हूँ tan अल्फा। तो यहाँ पर अगर मैं t-1/t को अगर इस साइड लाऊं t-1/t और इस tan अल्फा को उधर ले जाऊं तो क्या मैं लिख सकता हूँ 2 × cot अल्फा। किसको इसको ये बात समझ में आई? ओके ऑलराइट। तो यहाँ पर तो मुझे ये समझ में आ गया। अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि इसको भैया अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन बना लूँ, अगर मैं बना लूँ तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। लेकिन मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले फॉर्मूला एक पढ़ा है उसकी मदद से मुझे क्या निकालना है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको इरेज करूँ और यहाँ पर मैं आपसे ये बोलूँ कि बच्चों इसके पहले जो मैंने अभी फोकल कॉर्ड का लेंथ निकाला था, जैसे क्या था वो PQ = a × t+1/t का होल स्क्वायर था, ये सर नो यही था ना। लेकिन हमें ये क्या आ रहा है अभी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या है ये। बट फिर भी अगर मैं आपसे ये बोलूं कि क्या मैं इस t+1/t को t-1/t में चेंज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। कैसे? देखो अगर आप इसको ये लिख दो t-1/t का होल स्क्वायर, यहाँ पे देखो, और यहाँ पर आपने -4 कर दिया तो हो जाएगा क्या, या -4 या फिर +4? एक काम करते हैं करके देख लेते हैं। उसके जब आप ओपन करते हो तो क्या बनता है t²+1/t² +2 बनता है। लेकिन अगर -2 बन जाता तो हमारा काम हो जाता। तो -2 कैसे बनेगा? अगर आप -4 कर देते हो +4 कर देते हो तो यहाँ पे फिर ये -2 बन जाएगा, फिर वो बन जाएगा तो यहाँ +4 होगा। बच्चों देखो आप इसको क्या लिख सकते हो +4। तो अब यहाँ से ये क्या है PQ इज द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड ना। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे ये बोलूँ t-1/t की वैल्यू मैं एक अलग से इन द फॉर्म ऑफ अल्फा निकाल चुका हूँ, t-1/t की वैल्यू इन टर्म ऑफ अल्फा निकाल चुका हूँ ना, तो वही इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा। देखो a × what 2 cot अल्फा है ना, तो जब उसका स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा 4 cot² अल्फा +4 हो जाएगा। यहाँ से जब आप 4 कॉमन लोगे तो एक्चुअली होगा क्या 4a हो जाएगा बाहर, 4a और 1 + cot² अल्फा क्या होता है cosec² अल्फा। तो ये हो गया आपका फोकल कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ अल्फा। अल्फा इज व्हाट फोकल कॉर्ड मेक द एंगल ऑफ अल्फा विद द एक्सिस ऑफ पैराबोला। पैराबोला का जो फोकल कॉर्ड है उसने जो एंगल बनाया है विद द एक्सिस वही एंगल है। तो देख लो भाई कुछ बहुत ज्यादा अभी हमने डिफिकल्टी लेवल पे नहीं गए, जस्ट सिंपल ही हम लोग को। बट इतना आपके एनसीईआरटी में है नहीं। ऑलराइट देख लो ना भाई, बिल्कुल नहीं मिलेगा, फोकल कॉर्ड के बारे में डिस्कशन ही नहीं है। एनीवेज हमें ही करना है इसको। देख लो भाई कुछ भी टफ वाली बात नहीं थी। हमने इतना सारा ये क्यों किया, हमें भाई अल्फा के टर्म्स में हमें फोकल कॉर्ड का लेंथ निकालना था कि अगर हमें ये पता हो
कि उस कॉर्ड ने कितना एंगल बनाया है, तब हम कैसे निकालेंगे। तो मैंने केवल t - 1/t की वैल्यू निकाली है और वो फॉर्मूला तो मैं जानता ही था, जस्ट मैंने उसको t - 1/t के फॉर्म में चेंज किया है और यहीं से इसकी वैल्यू पुट कर दी है। और क्या किया, और कुछ किया होंगे नहीं। तो लास्ट जो हमारा आज का डिस्कशन बचता है वो क्या है, पोजीशन ऑफ द लाइन। तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, अभी हमारे पास टाइम है। ओके, तो इसे नोट कर लो भाई, पोजीशन ऑफ लाइन जो आज का लास्ट हमारा डिस्कशन होगा, और एक दो क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, उसमें कुछ खास टाइम नहीं लगेगा, चिंता मत करो। देखो भाई, तो अगर आपको एक पैराबोला गिवन है, लेट अस सपोज मैं यहाँ पर आपको एक पैराबोला बना करके देता हूँ, ये आपका भाई पैराबोला, और मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इस पैराबोला का जो इक्वेशन है वो क्या है, y = 4ax है। और आपको अब क्या क्या पढ़ रहे हो आप, पोजीशन ऑफ लाइन, हेडिंग डालो, पोजीशन ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला। अगर आप पैराबोला के रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हो पोजीशन ऑफ पॉइंट, तो आप क्या करोगे बताओ। तो लाइन की बात कर रहे हो ना, तो या तो लाइन बाहर होगा, या तो लाइन टच करेगा, या तो लाइन कट करेगा, यही सब कर सकता है। और कुछ करेगा क्या, मुझे तो नहीं लगता और कुछ करेगा भाई, यही कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा तीन चीजें हो सकती हैं, तो बाहर लाई करेगा, तो टच करेगा, या तो कट करेगा, और कुछ नहीं कर सकता, कुछ कर ही नहीं सकता। और क्या करेगा यार, और कुछ करेगा नहीं। तो मुझे पता है लाइन का इक्वेशन क्या हो सकता है, y = mx + c ना। कट करना, कट करने का मतलब क्या है, कट करेगा तो दो पॉइंट्स मिलेंगे मुझे, ये सर नो मिलेंगे बिल्कुल। टच करेगा तो क्या होगा, एक पॉइंट मुझे मिलेगा, और नहीं कुछ होगा तो जस्ट ऐसे ही निकल जाएगा। तो ये कुछ क्वाड्रेटिक से रिलेटेड है। क्वाड्रेटिक में क्या था भाई, हमारे पास अगर ये आता है तो इसका मतलब क्या है कि दो रूट्स हमें मिलेंगे। दो रूट्स मिला क्यों, क्योंकि इस लाइन ने इस पैराबोला को कट किया। इसका इक्वेशन क्या है, y = 0। बात समझे, ओके। तो अब यहां पर हमें क्या करना है, बेसिकली डिस्कशन करना है इंटरसेक्शन के बारे में। इंटरसेक्शन, अब जैसे ये था, मान लो ये हमारा आया था, तो ये कब आता था, d > 0 पे ना। और जैसे मान लो अगर बस टच करके निकल जाता तो d = 0 पे ना। और ये था, ये कब आया था, d < 0 पे ना। कुछ ऐसा ही डिस्कशन हमें यहाँ पे भी करना है। एक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का कुछ इक्वेशन बनेगा, उसको हम लोग d के टर्म्स में हम लोग दिमाग लगा के करेंगे। ओके, ऑलराइट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा कैसे, एक्चुअली इन दोनों को हमें इंटरसेक्शन देखना है, जब कट करेगा, टच करेगा कि क्या करेगा। तो एक काम करते हैं, इन दोनों के बारे में डिस्कशन करना है। तो मैं ये कह रहा हूँ इन दोनों का, क्योंकि हमें इंटरसेक्शन देखना है, तो y की वैल्यू मुझे दी ही है, तो इस y की वैल्यू मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूं ना। तो जस्ट इसकी वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो एक्चुअली होगा क्या, mx + c का होल स्क्वायर = व्हाट, 4ax। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, m² x² + c² + 2mcx = 4ax। ये सर नो, ओके ओके, ऑलराइट। तो अभी क्या करें भाई, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, हाँ इसको इधर लाओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, m² x² प्लस यहाँ से आप x कॉमन लोगे तो एक्चुअली होगा क्या यहाँ पर, 2mc - 4a + c² = 0। ऑलराइट, ओके। अभी मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है x के टर्म्स में, तो मुझे पता है कि कट करेगा, कट करने का कंडीशन कौन सा था, ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में d > 0 पे ना। तो जस्ट ऐसा ही हम लोग करेंगे। तो पहले डिस्क्रिमिनेंट इसका निकाल लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा बच्चों बताओ, b² - 4ac होता है डिस्क्रिमिनेंट, हमें इतनी बातें पता है। तो b² मींस व्हाट, दिस। तो अगर मैं इसको लिखूं तो 2mc - 4a का होल स्क्वायर और -4a, a मींस व्हाट, a मतलब क्या हुआ करता था, x² का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पर तो m² और c मींस क्या हुआ करता था, ये कांस्टेंट टर्म, तो ये तो कांस्टेंट टर्म c² है। तो अभी तो मुझे जो d की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, इसको थोड़ा सा हमें सॉल्व कर लेते हैं, डेफिनेटली इसको हम लोग करना ही पड़ेगा। इतना नोट करो, फिर उसके बाद बताता हूँ, या फिर इसको इरेज कर देते हैं, यहीं पे करते हैं, इसको आप करते रहो। तो यहाँ पर d की जो वैल्यू आएगी वो एक्चुअली आएगी कितनी,
तो इसको ओपन अगर मैं करूँ तो 4m² c² आएगा, 4m² c² प्लस यहाँ पर आ जाएगा 16a² माइनस 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16mac देख लो भाई 16mac माइनस 4m² c²। इससे ये कैंसिल, यहाँ से d की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, यहाँ से आप काम करो 16 एक कॉमन ले लेना, यहाँ पर आ जाएगा a माइनस mc, यही आएगा सर देखो। यही आएगा देखो। ऑलराइट, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू तो मेरी आ गई। तो क्यू की मुझे अब ये पोजीशन पढ़ना है ना, क्यू या बाहर लाई करेगा तो टच करेगा या तो कट करेगा। तो इसके बारे में डिस्कशन करने के लिए हमें d ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0, d इक्वल टू 0 इस तरीके का डिस्कशन डेफिनेटली हमें करना पड़ेगा। तो इसे नोट करो, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। ओके, हो गया, हो गया, इरेज करूं? ओके, तो इसे हम लोग फिर इरेज करते हैं और इसके बारे में हम लोग डिस्कशन अब शुरुआत करते हैं कि कब कट करेगा, कब टच करेगा और कब नहीं कट करेगा और ना ही टच करेगा। तो जो फर्स्ट कंडीशन आता है वो क्या आता है, फॉर इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग के लिए हमें पता है d ग्रेटर देन 0 लेना पड़ेगा। तो d ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, 16 इंटू a माइनस mc इज ग्रेटर देन 0। मतलब ये तो आप 0 उस साइड लेते जाओ, तो यहाँ पर जो एक कंडीशन आता है वो आता है c इज लेस देन a/m। देखो जरा, इसको आप इधर ले जाओगे a/m, यस। तो ये आती है कब, यहाँ पर देख लो c पे लेस देन का कंडीशन आ रहा है, किस केस में, फॉर इंटरसेक्टिंग। देख लो भाई, लेकिन d ग्रेटर देन 0 मैंने रखा था, लेकिन ये चीज थोड़ा उल्टा लग सकता है, बट फिर भी उल्टा ना लगे बेहतर रहेगा। ओके, और सेकंड केस क्या हो जाएगा, फॉर टचिंग। फॉर टचिंग, टचिंग करने का क्या केस हो सकता है भाई, c की वैल्यू a/m आ जाए। फॉर, और थर्ड केस क्या हो सकता है, नॉन इंटरसेक्टिंग। फॉर नॉन इंटरसेक्टिंग, उसके लिए क्या केस हो सकता है कि c की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाए a/m के। ओके, ऑलराइट, तो यही डिस्कशन आज हमें करना था। तो इसे जल्दी से नोट कर लो, फिर ये सेशन हम लोग एंड करेंगे और इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस वगैरह का डिस्कशन है वो हम लोग कल के लेक्चर में डेफिनेटली कर लेंगे। इस पे बेस्ड मैं एक दो आपको क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूँ। ओके, ऑलराइट, देख लो भाई, एक दो क्वेश्चन दे दिया जाए कि कल ही दिया जाए, कल ही देता है। The straight line y is equal to 2x plus lambda does not meet the parabola if, कल ही देते हैं। चलो, तो आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग एंड करेंगे। आज हमने बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ लिया है। ऑलराइट, 4 चीज़ें हमने पढ़ा, पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, फोकल लेंथ के बारे में पूरा डिस्कशन हमने कर लिया है और हमने पोजीशन ऑफ अ लाइन विद रिस्पेक्ट टू अ पैराबोला पढ़ लिया है। आपके एनसीईआरटी में इतना तो नहीं है, बट फिर भी अगला लेक्चर कल जल्दी आएगा, चिंता मत करो। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।